इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का गोल्ड चैनल आप सभी सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम किसान की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आरती और मैं हूं रजनीश। और साथियों, आज आप सभी जानते हैं भाई एक ऐसा दिन है जो आपके लिए भी बहुत खास रहता है, हमारे लिए तो रहता ही है। जी हाँ, आज है विश्व रेडियो दिवस। जी, और देखिए रेडियो से हम रूबरू होते हैं, आप सब लोगों से रेडियो से बात करते हैं। रेडियो में हम नई नई जानकारियां लेके आते हैं और खासतौर से किसान की बात कार्यक्रम में भी हमारी ये कोशिश रहती है कि जो भी हमारे किसान भाई बहन जो भी खेत खलियान में अगर हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं तो हम उनके मन की बात करें, जो वो चाहते हैं उनकी समस्याओं का समाधान दें, और यही रेडियो की खासियत है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब रेडियो की बात होती है, खासतौर पर हम किसान मित्रों की जब हमारे कार्यक्रम में बात करते हैं, तो भाई रेडियो उनका हमेशा से शुरुआत से ही बहुत ही फेवरेट रहा है, क्योंकि जब वो खेत में होते हैं ना तो एक रेडियो उनका एक कितना अच्छा साथी होता है जिसे सुन के वो पूरी तरह से मगन होकर बिना थके काम करते ही जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आरती। और देखिए रेडियो की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है अगर हम कृषि के विकास को देखें, और अगर पिछले कई सालों के अगर हम इतिहास को देखें तो रेडियो ने एक इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और हरित क्रांति की बात करें तो सब में रेडियो की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जो हमारे कार्यक्रम है कृषि जगत, ग्राम संसार, इस सब कार्यक्रमों ने जो एक रिश्ता बनाया है रेडियो और हमारे किसान भाई बहनों का, वो बड़ा ही बेजोड़ है, नायाब है। और मुझे लगता है कि आज के दिन इन सब बातों को याद करना हमारे लिए बहुत खास है। जी हाँ, बिल्कुल। तो श्रोता हैं तो रेडियो भी है, और आप सभी श्रोताओं का बहुत ही दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप लगातार रेडियो को इतना सराह रहे हैं, इसे पसंद कर रहे हैं। तभी तो आज हम विश्व रेडियो दिवस एक बार फिर से मना रहे हैं, और इसकी शुभकामनाएं देते हुए आपको एक रेडियो रिपोर्ट भी आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें हमारी जो साथी हैं उन्होंने आप सभी तक पहुंच कर किस तरह से आपने रेडियो को जाना है, समझा है, कितना प्रेम दिया है, इस बात को आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से सुनते हैं। नमस्कार, आज है विश्व रेडियो दिवस। जी हाँ, हम उसी रेडियो की बात कर रहे हैं जो किसी के लिए दिल की धड़कन बना, तो किसी के लिए समय काटने का यंत्र, किसी के लिए मित्र बन गया, तो किसी के लिए जानकारी का जरिया, और तो और खेत में काम करते किसान के लिए साथी बन गया, तो युवाओं के लिए उनका सबसे प्यारा दोस्त, और हम महिलाओं के लिए यही रेडियो सहेली बन गया, तो राहगीरों के लिए हम सफर, और हमारे बुजुर्ग दादा दादियों के लिए यह रेडियो एक सहारे की तरह खड़ा रहा। रेडियो ने तमाम उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उसके बावजूद भी अपने अस्तित्व को कायम रखा। चलो चलते हैं जनमानस के बीच और जानते हैं कि रेडियो के उनके लिए क्या मायने हैं, रेडियो के बारे में वह क्या सोचते हैं, और रेडियो उनके जीवन में क्या भूमिका अदा कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम अमित गुप्ता है। मैं एक मल्टीनेशनल फर्म में इंजीनियर हूँ, और जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे जीवन में रेडियो का बहुत महत्व था। तो आज जब मुझे पता चला कि रेडियो दिवस है, तो सबसे पहले मैं रेडियो दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। और आकाशवाणी का महत्व, रेडियो का महत्व आज हुआ है। हालांकि मनोरंजन के साधन काफी आ गए हैं, पर फिर भी जिस तरह का कंटेंट रेडियो में होता है, सब एज ग्रुप्स के लिए होता है। न्यूज होती है, एंटरटेनमेंट होता है, समाचार होते हैं, या पिछले सालों में जो सेम डे पे होता है वो चीजें बताई जाती हैं। इस तरह की काफी चीजें एक कॉम्प्रहेंसिव तरीके से जो रेडियो में बताई जाती है, उसका कोई सानी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा फायदा जो है, हम अपने बाकी काम करते हुए भी रेडियो सुनते रहते हैं, और कानों में एंटरटेनमेंट चलता रहता है, बीच बीच में गीत भी आते रहते हैं। हाँ, जब गीत आया तो मुझे याद आया कि हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो अमीन सयानी जी का सिबा का गीत माला बहुत फेमस था, और हम जब रात में पढ़ते थे तो रात में पढ़ते पढ़ते उस गीत माला को सुनते थे। तो ये सब कह के मैं आपको वापस रेडियो दिवस पे बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह का कॉम्प्रहेंसिव और अच्छा एंटरटेनमेंट रेडियो देता है, उसका कोई सानी नहीं है। मेरा नाम अभिनंदन सिंह तंवर है। पिछले कई वर्षों से रेडियो और मेरा अनवरत नाता चल रहा है, और सभी श्रोताओं को 13 फरवरी को मनाए जाने वाले रेडियो दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये समय सोशल मीडिया और मोबाइल जैसे साधनों का माना जाता है कि बोलबाला है, पर उसमें रेडियो जो है अपनी प्रासंगिकता और साथ ही साथ अपनी छाप अलग ही रूप से छोड़ रहा है।
क्योंकि रेडियो विगत कई वर्षों से एक बहुत ही विश्वसनीय माध्यम से सूचनाओं को सभी लोगों तक पहुंचाने का जरिया है। देश में दूर दराज क्षेत्र हैं, वहां तक भी रेडियो अपनी बात सक्षमता से पहुंचा पाता है। और सबसे बड़ी जो विशेषता है इस माध्यम की, वो मेरे ख्याल से सही सूचनाओं का प्रसारण, उन सभी सूचनाओं की प्रामाणिकता जो है वो इस माध्यम का सबसे बड़ा गुण है। हर आयु वर्ग के लोग इसको लगातार सुनते हैं। किसान भाइयों का तो रेडियो कई वर्षों से एक साथी है, परिवार के साथ भी और अकेले में भी किसान भाई जो है वो रेडियो सुनते हुए अपना काम करते हैं। मैं खुद भी रेडियो सुनते हुए अपना घंटों का काम निपटाता हूं और कभी बोरियत महसूस नहीं होती। कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो मनोरंजन का भी काम करते हैं और साथ ही साथ सूचनाएं प्रदान करने का भी काम करते हैं। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम जो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं वो ज्ञानवर्धन भी करते हैं। पुराना माध्यम होने के बावजूद भी रेडियो ने अभी अपनी प्रासंगिकता खोई नहीं है। युवा वर्ग भी रेडियो से नए सिरे से जुड़ रहा है। पुराने लोगों का तो ये लंबे समय से हम सफर रहा ही है। इसके द्वारा हम सीधे अलग अलग कार्यक्रमों में फोन लगा के चर्चा कर सकते हैं, अपने मन की बातें भी पूरे देश के सामने रख सकते हैं और किसी भी प्रकार की हमको मार्गदर्शन चाहिए तो वो भी रेडियो के द्वारा बहुत सुंदर तरीके से मिलता है। रेडियो के पास पहले के जो प्रोग्राम्स रिकॉर्डेड हैं वो भी एक बहुत बड़ी, जिसको कहना चाहिए, विरासत है। मेरा ऐसा मानना है कि रेडियो आने वाले वर्षों में सभी वर्ग के और सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है और खास करके युवाओं को तो जरूर रेडियो को समय समय पर सुनते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सी ज्ञान की और मनोरंजन दोनों की बातें यहाँ से प्रसारित होती है। 2024 का इस वर्ष का थीम है वो है रेडियो ट्रस्ट। नमस्कार, मैं गजेंद्र सिंह, मैं एक किसान हूँ। रेडियो दिवस पर सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामना। रेडियो हमारे कृषि के साथ साथ सामाजिक जीवन, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। रेडियो के माध्यम से हम कहीं भी बैठे हुए विशेषज्ञों से संबंधित चर्चा सुन सकते हैं। रेडियो खेत खलिहान, गांव, घर, कहीं पर भी हम काम में लेते हैं। प्रधानमंत्री की जो मन की बात है उसको भी हम रेडियो के माध्यम से सुनते हैं और वो प्रेरणादायक प्रसंगों का जीवन में निर्वाह करते हैं। रेडियो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग था, है और रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम मधुरिमा माधव है और मैं भारतीय मानक ब्यूरो में वैज्ञानिक डी के पद पर कार्यरत हूँ। आज रेडियो दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी श्रोतागण और रेडियो से जुड़े हर कर्मचारी को बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। रेडियो तो मेरा जैसे साथी ही बन गया है। घर से ऑफिस तक का सफर तय करने में रेडियो मेरा साथ देता है। ये ना हो तो सफर तय करना जैसे मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाए। कभी समाचार सुनकर, कभी गाने सुनते हुए, कभी आरजे की रोचक बातें और कभी चुटकुले, बस आनंद से पूरा समय कट जाता है। इस रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी भागदौड़ है कि इन चीजों के लिए अलग से समय निकाल पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। इसमें रेडियो ही मेरा सहायक है और मुझे अपडेटेड रखता है। खासकर अगर संगीत की बात करें तो संगीत को जो लोकप्रियता रेडियो ने दिलाई है उसके क्या कहना है। संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों को ही लोकप्रियता सबसे अधिक रेडियो से ही मिली है। फरमाइशी गानों का चलन जो रेडियो ने काफी समय पहले शुरू किया था वो आज तक चला आ रहा है। लोग अपना नाम सुनकर बहुत आनंदित होते हैं और मैं झुमरी तलैया का नाम सुनकर बहुत आनंदित हो जाती हूँ। और तो और रेडियो मेरे भाषा और शब्द उच्चारण में भी मदद करता है। रेडियो को बस मैं ये सुझाव देना चाहती हूँ कि वो अपनी लोकप्रियता बच्चों में भी बढ़ाए। इस तरह के प्रोग्राम लाए जाए जो बच्चों को रोचक कहानियां और सीख भरी बातें दे और बच्चों का ध्यान मोबाइल से हटकर रेडियो की तरफ ज्यादा आकर्षित हो। और बस अब चलते चलते मैं रेडियो के लिए ये शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि रेडियो नई ऊंचाइयों को हासिल करे। और बुजुर्गों के बीच रेडियो कैसे लोकप्रिय है, आइए यह भी जान लेते हैं। नमस्कार, मैं राकेश भार्गव, 68 वर्ष का, नोएडा निवासी, आपको आज रेडियो दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस दिवस पर मैं अपने उस उम्र के पड़ाव पे पहुंच जाता हूं जब मैं 5-6 साल का था और अपने मर्फी बड़े से रेडियो को सुनता था और गानों के ऊपर झूमता था। आज भी मैं गाने सुनता हूं। सुनने के तौर तरीके बदल गए हैं मगर आज भी वही सुरीली आवाजें, रेडियो और अब कहा जाए तो FM बहुत सुरीला लगता है और मैं आज भी संगीत में होकर के उसका आनंद लेता हूँ। और हमारी यह युवा साथी आज
विश्व रेडियो दिवस पर अपने भाव अभिव्यक्त करना चाह रही हैं, तो आइए सुनते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है दिव्या अग्रवाल और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आज विश्व रेडियो दिवस के उपलक्ष्य पर मैं रेडियो जैसे अद्भुत आविष्कार से जुड़े लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। जब मैं रेडियो का विविध भारती से लेकर FM चैनल्स तक का सफर याद करती हूँ, एक समय था जब घर में हर सुबह की शुरुआत रेडियो की आवाज से ही होती थी। टीवी और मोबाइल आने के बाद रेडियो का पहले जैसा इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन अब भी मैं समझती हूँ इसका महत्व कम नहीं हुआ। आज भी ये सूचना फैलाने का सबसे शक्तिशाली और सस्ता माध्यम है। आज भी कई रेडियो चैनल्स पे हर वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा और मनोरंजन से भरे कई कार्यक्रम आते हैं। लॉकडाउन के वक्त मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था अपने बच्चे को टीवी से दूर रखना, और तब मुझे महसूस हुआ इस आविष्कार का जादू। रेडियो पे आने वाले बच्चों की कहानियाँ, पहेलियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई और जरिया बन गई मेरे पूरे परिवार के लिए एक साथ में बैठ के कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का। आज के दिन मैं बस यही कहना चाहूंगी कि रेडियो एक स्वस्थ मनोरंजन का साधन बना रहे और विकास की ओर अग्रशील होता रहे। नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक बडाडा आगरा से रेडियो के माध्यम से रेडियो के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। भले ही मनोरंजन के साधन बदल गए हों, जो नहीं बदला है वो आज भी रेडियो है। पहले की तरह सही न्यूज मिल रही है हमको, और इसमें हर उम्र के व्यक्ति के लिए मनोरंजन और जानकारी का सबसे सस्ता, सुंदर और सुलभ माध्यम है। लेकिन रेडियो से हम हमेशा यह आशा रखते हैं कि वो भाषा की मर्यादा को बरकरार रखे। जो भी प्रस्तुत सामग्री होती है वह ऐसी हो जिसे परिवार का हर व्यक्ति स्नेह से सुन सके। सही कहूँ तो रेडियो FM चैनल के आने के बाद एक फैमिली मेंबर की तरह हो गया है। अंत में मैं कुछ पंक्ति रेडियो के लिए बोलना चाहता हूँ। चाहे लाइफ बिजी हो या हो जर्नी लंबी, छोटी बच्ची हो या हो बूढ़ी दादी, ईस्ट हो या वेस्ट, मेरे लिए मेरा मतलब है हम सब के लिए रेडियो इज द बेस्ट। मेरा नाम मनोज है और मैं कोऑपरेटिव बैंक में जनरल सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हूँ। विश्व रेडियो दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आपने इस कार्यक्रम में जोड़ा, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार रेडियो के माध्यम से हम लोगों को जैसे रोजगार है, समाचार, मनोरंजन, किसानों को लिए आदि जानकारियां प्राप्त होती है, तो रेडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने के लिए ज्यादा उच्च शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये ध्वनि तरंगों के माध्यम से सुना जाता है। सुन करके वो आधुनिक कृषि के बारे में जानकारी लेकर वो काम कर सकता है। कृषि नहीं है, जैसे शारीरिक है, बौद्धिक है, मानसिक है, आध्यात्मिक है, यानी कि सभी गुणों के माध्यम से व्यक्तिगत जीवन पर इसके प्रभाव है और हमें जानकारी मिलती है। क्योंकि ये दुर्गम स्थानों तक ये पहुंच जाता है। हमारे देश के लगभग 99% भाग पर ये जो रेडियो फैला हुआ है, उसमें अलग अलग भाषाओं में, जैसे बताया गया है कि 23 भाषाओं में 146 बोलियों पर ये आकाशवाणी जो अपना रेडियो है जो प्रसारित होता है व्यक्तिगत जीवन में। जिस सकारात्मक प्रभाव के रूप में रेडियो जैसे कृषि, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, शिक्षा, विज्ञान जो अपने प्रौद्योगिकी है उसमें योगदान देने के लिए हमें प्रेरित भी करता है, और इससे हमें प्रेरणा भी मिलती है कि सस्ते दामों पर जो अशिक्षित है उनको सुनकर अपन आसानी से सिखा सकते हैं और सीख सकते हैं। तो देखा आपने, ध्वनि की यह तरंगें श्रोताओं और रेडियो के बीच न केवल लगाव और प्रेम की लहरें उत्पन्न करती है, बल्कि पुल का काम भी करती हैं। रेडियो आपके जीवन में उत्तम भूमिका अदा करता रहे, आपको जागरूक करता रहे, संगीत से संपन्न करता रहे और घर के मुखिया की भांति प्रेरणा देता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं संध्या गुप्ता आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार जी। तो उम्मीद है इस रेडियो रिपोर्ट को सुनकर आपने समझ ही लिया होगा कि किस तरह से जो आपके जज्बात है वो खुल कर इस रेडियो रिपोर्ट के माध्यम से आए हैं। और साथियों, कार्यक्रम किसान की बात में आपकी शिरकत बहुत हमेशा से ही शामिल रहती है। हमें पता चलता है कि आप कितनी कुछ बातें हमसे करते हैं शेयर, किसान की बात को बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं। और आज भी हम एक ऐसा विषय लेकर आए जो आपके लिए बिल्कुल बहुत ही उपयोगी है, गेहूं की फसल की देखभाल। और इसमें जो विशेषज्ञ हमारे डॉक्टर दिनेश कुमार जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी हमने बात की, विश्व रेडियो दिवस है और बात हम गेहूं की फसल की भी करेंगे, लेकिन आप अपने श्रोताओं को कुछ कहना चाहें आप? जी बिल्कुल। देखिए, आकाशवाणी का बहुत ज्यादा योगदान रहता है। हमारी जो कृषि की तकनीकियां होती हैं,
जिनकी किसानों को ज़रूरत होती है, जिससे किसान अच्छे तरीके से अपनी फसलों का उत्पादन कर सकें, जानवरों का पालन कर सकें, पशुपालन कर सकें, मछली पालन। इसमें रेडियो की बहुत ही अहम भूमिका रही है। खास करके जो आधुनिक तकनीकियां हैं जिनसे किसानों को लाभ होने वाला, वो रेडियो के माध्यम से पहुंचती हैं और समय समय पर रेडियो के द्वारा भी किसानों के सवालों की समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। मैं अपनी तरफ से सभी श्रोताओं को रेडियो दिवस पर जो है बधाई देता हूँ। जी साथियों, तो गेहूं की फसल में अगर कुछ समस्या आपको आ रही है तो देखिए आज डॉक्टर साहब यहाँ पर हैं जो बिल्कुल बताएंगे कि क्या कर सकते हैं आप गेहूं की फसल में इस समय पर। तो डॉक्टर साहब शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। गेहूं की फसल की अगर हम बात करें तो इस समय पर कौन कौन से ऐसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य हैं जो हमारे किसानों को बहुत ध्यान देने की जरूरत है? जी बिल्कुल, इस समय पे गेहूं की फसल जो समय से लगाई हुई है वो लगभग 3 महीने की हो चुकी होगी, और जो पछेती आपने बुआई की है गेहूं की, वो फसल लगभग 2 महीने की हो गई होगी। जो अगेती फसल है उसमें निश्चित तौर पर आपके बालियां निकल गई होंगी और उसमें दूध पड़ने की अवस्था अब आने वाली है, आ चुकी होगी। और जो पछेती फसल है उसमें आपका ब्यात भी हो चुका होगा, अब वो बढ़वार की ओर फसल होगी। कोई सी भी फसल है उसमें इस समय पे आपको सिंचाई की सही व्यवस्था करनी है, और सिंचाई की व्यवस्था आपको मौसम के आधार पे करनी है। साथ ही साथ कई बार गेहूं में ज़्यादा पानी भर जाता है, बरसात ज़्यादा होगी, आपने आज मान लीजिए सिंचाई की और कल हल्की बरसात होगी तो खेत में ज़्यादा पानी भर जाता है और गेहूं आपका पीला हो सकता है। तो उस दशा में आपको जल निकास करना पड़ेगा। साथ ही साथ अपनी फसल की निरंतर आप निगरानी करते रहें, कहीं उसमें कीड़े मकोड़े या बीमारी ना आ गए। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि अभी कुछ ने पछेती फसल की है और कुछ ने समय से बुआई की है, तो उसमें जो खरपतवार है उसका प्रबंधन किस तरह से किया जाए? जी, जो अगेती फसल है उसमें भी समय निकल चुका है और जो पछेती फसल है उसमें भी अब खरपतवार नियंत्रण का रासायनिक विधि से समय निकल चुका है। किसान भाई समझते हैं कि गेहूं की फसल में जब वो 30 दिन की हो जाती है या उसके बाद की अवस्था होती है तो उसके लिए कोई भी खरपतवार नाशी दवा, कोई भी रसायन काम नहीं करता है। दुकानदार भले ही किसान को कुछ बोल दे, झूठ बोल के बेच दे, लेकिन इस तरह से खरपतवार नाशियों का प्रयोग 30 दिन की फसल जब हो जाए उसके बाद नहीं करना चाहिए। हाँ, अगले साल अगर आपको रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण करना है तो आप पेंडिमिथालिन का प्रयोग कर सकते हैं। सल्फोसल्फ्यूरान, मेटसल्फ्यूरान, तमाम दवाइयाँ आती हैं जिनमें रासायनिक विधि से आप नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन ऐसी अवस्था में इस समय पे अगर आपकी फसल में खरपतवार हैं तो आप उनको सिर्फ हाथ से निकाल सकते हैं, निकाई गुड़ाई कर सकते हैं। केवल एक ही तरीका अब आपके पास है अगर फसल में खरपतवार है। डॉक्टर साहब, एक वर्ड सुनने में आता है रोगिंग, तो गेहूं में रोगिंग अगर हम बात करें तो क्या होता है और इसका मतलब किस तरह से इसको गेहूं की फसल में कैसे पाया जाता है, इसका महत्व क्या होता है? जी, देखिए, बहुत से किसान हमारे गेहूं की फसल का बीज भी पैदा करते हैं। एक बीज पैदा करते हैं, किसी सीड कंपनी के लिए भी किसान भाई बीज पैदा करते हैं या अपना बीज खुद अपने घर में बनाते हैं। तो ऐसी दशा में जब हम गेहूं की फसल ले रहे हैं तो उसमें आपने कोई खास किस्म लगाई होगी, खास वैरायटी लगाई होगी। इस वैरायटी में दूसरी वैरायटी के जो पौधे आ जाते हैं, दूसरी किस्मों के जो पौधे आ जाते हैं, उनको खेत से जड़ सहित उखाड़ के निकालना ही रोगिंग कहलाता है। यानी जिनकी जरूरत नहीं है, वांछित नहीं है जो पौधे, उनको आप बाहर निकालते हैं। अब बात आती है कि आप किस्मों की पहचान कैसे करेंगे। तो ऐसा होता है कि जो आपके उसमें अवांछित पौधे हैं दूसरी किस्मों के, उनकी पहचान आप पत्ती का रंग, पत्ती का आकार, पौधे की लंबाई, कई बार दूसरी किस्म का पौधा छोटा या बड़ा हो सकता है, और जो बाली होती है, बाली की लंबाई, या बहुत सारे गुण होते हैं किसान भाई जिसके आधार पे दूसरी किस्मों के पौधों को पहचान सकते हैं और उनको अपनी बीज फसल से तुरंत बाहर निकाल दें। और ये काम आपको कम से कम 2 बार करना चाहिए जिससे कोई भी पौधा खेत में ना रहे। और डॉक्टर साहब, इनकी तादाद ज्यादा हो तो क्या कुछ उपाय और हो सकता है? जी बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है बहुत ज्यादा तादाद होगी तो उस दशा में यही सलाह दी जाएगी किसान भाइयों कि आप उसको बीज में प्रयोग में ना लाएं, उसको आप दाने के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। कई बार धोखे से मान लो आधे पौधे दूसरी किस्म के हो गए और आधे जो किस्म आपने लगाई है, ऐसा हालांकि कम होता है, लेकिन फिर भी अगर बहुत ज्यादा पौधे आ गए तो आप उसको जो है दाने के रूप में फसल को परिवर्तित कर लें और अपना दाना खाएं या बेचें, उसको जो भी आपको करना है। लेकिन बीज के लिए ठीक नहीं रहेगा ऐसा। जी। और डॉक्टर साहब, एक बात और, जो दीमक है वो भी गेहूं को बहुत हानि पहुंचाती है, तो इसके लक्षण क्या होते हैं और फिर इसका हम नियंत्रण किस तरह से करें?
दीमक गेहूं की फसल में किसी भी अवस्था पर आ सकती है, खास करके शुरुआती दौर में ज्यादा आती है या बीच में भी आ सकती है और अंत में भी जो फसल की अवस्था है उस अवस्था पर भी आ सकती है। ये करती क्या है, दीमक जमीन की सतह से पौधों को काट देती है और थोड़ा थोड़ा काटना शुरू करती है। मान लीजिए तना है, तने का 80% हिस्सा वो काट देती है, 20% चिपका रहता है। कुल मिला के पौधे पीला होना शुरू हो जाते हैं और ये जो है स्पोर्ट्स में आती है, एक जगह आई दूर जाके आ गई, दूसरी तीसरी जगह, लगातार नहीं आती खेत में। तो इसकी पहचान किसान भाई करते रहें और अगर दीमक दिखाई देती है तो पहली बात तो ये कि उसमें सिंचाई कर दें। कई बार ऐसा होता है कि जो सूखी मिट्टी होती है, जहां पे नमी कम होती है, वहां पे दीमक ज्यादा आती है, तो आप उसमें सिंचाई कर दें। अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा प्रभाव आ रहा है तो आप उसमें क्लोरपाइरीफास नाम की दवाई आती है, क्लोरपाइरीफास लें और लगभग 25 किलोग्राम रेत लें। उस रेत में 3 लीटर दवाई अच्छी तरह से समान रूप से मिला दें और इस रेत को आप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बखेर दें। बखेरने के बाद हल्की एक सिंचाई कर दें और फिर आपका इससे पक्का दीमक का नियंत्रण हो जाएगा। अगर आप कहें तो मैं दोबारा ये किसान भाइयों को बता दूं, फिर से बता दीजिए ताकि इनको इसमें किसान भाइयों आप 25-30 किलो रेत लें, उसमें 3 लीटर क्लोरपाइरीफास दवाई लें, उसको समान रूप से उसमें मिला दें। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप छिड़काव करने से बच जाएंगे और इसका प्रभाव भी ज्यादा आता है। फिर समान रूप से 1 हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ में आप इसको बुरक दें, जो रेत मिली दवाई है आपकी, और फिर एक हल्की सी सिंचाई आप उसके ऊपर से कर दें तो दीमक का नियंत्रण हो जाएगा। डॉक्टर साहब, कीट की बात करें या रोगों की बात करें तो इनका भी जो प्रभाव है शुरू हो जाता है, तो ये किस स्टेज पे होता है? और अगर खासतौर पे बात करें, कभी कभी पत्तियां जो होती है वो पीले रंग की दिखने लग जाती है, तो उसमें कैसे हमारे किसान मित्र पहचाने क्या रोग हो रहा है या क्या समस्या आ रही है? जी 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 बिल्कुल। देखिए, गेहूं में जैसे मौसम आजकल हो रहा है, बदली छा रही हो, आपके तापक्रम में कमी हो, नमी ज्यादा हो, तो ऐसी दशा में गेहूं में एफिड या माहू कीट आने की संभावना ज्यादा होती है। माहू को किसान भाई चेपा भी कहते हैं। इसके वयस्क और शिशु, बच्चे और वयस्क जो होते हैं, वो दोनों फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। ये हल्के हरे या हल्के पीले रंग के होते हैं और गेहूं के पत्तों पर बैठ जाते हैं या तनों पर बैठ जाते हैं। अब जैसे बालियां निकल गई तो बालियों पर बैठ जाते हैं और बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं। मच्छर से भी छोटे आकार के होते हैं और ये फसल जो हमारी है, पत्ती है, तना है, उससे ये रस चूसते हैं। रस चूसने के साथ साथ जो क्या होता है कि पौधा हमारा कमजोर हो जाता है। कई बार इनका हमला अगर ज्यादा हो जाता है तो फसल को काफी नुकसान होता है। जहां तक नियंत्रण की बात है, इसके लिए आप इमिडाक्लोप्रिड या दूसरा कोई अन्य दवाई ले सकते हैं। इमिडाक्लोप्रिड की आप 1 मिलीलीटर मात्रा दवाई की 3 लीटर पानी में घोल बना के 500 लीटर घोल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप छिड़क दें तो माहू कीट का नियंत्रण हो जाएगा। लेकिन ये छिड़काव आपको तभी करना है जब एक स्तर से ज्यादा आपके फसल में कीट हो। अगर इक्का दुक्का कहीं दिखाई देता है तो उसको आपको तोड़ के पत्ते को या बाली को खेत से दूर ले जाके कहीं दबा दें। तो आप इस तरह से ध्यान रखें इन बातों का। जी, और डॉक्टर साहब, जो पीला पत्ता, उसको देखिए, जो पीला पत्ता होता है वो शुरू की अवस्था में ज्यादा होता है। खास करके अगर पानी ज्यादा खड़ा है गेहूं में तब भी पीला पत्ता हो जाता है, या शुरू में जब उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, यूरिया की जरूरत होती है, तब आपको यूरिया का प्रयोग करना होता है। लेकिन इस समय पे जो है वो कोई बीमारी की वजह से भी आपका जो पत्ता है पीला हो सकता है। उसको हम पीला रतुआ कहते हैं। एक्चुअल में पीला रतुआ एक रोग होता है, उसके आने की इस समय मैडम संभावना होती है पीला रतुआ की। इसके लक्षण ये हैं, बड़े आसान है कि पत्ते पे लहरदार पीले रंग की पट्टियां बन जाती हैं। पट्टियां बनने के बाद उसमें पीले रंग का पाउडर बन जाता है पत्ती में, और वो पाउडर जो चूर्ण है वो जमीन पे गिर जाता है। अगर सुबह सुबह कोई किसान भाई सफेद कपड़े पहन के खेत में अंदर जाएं तो उनके कपड़े भी सारे पीले हो जाएंगे। तो ये खास पहचान है पीला रतुआ की। और ये रोग आजकल हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं आ रहा है। किसान भाई इसकी निगरानी करते रहें और जो लक्षण अभी मैंने बताए, अगर ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं खेत में तो आप प्रोपेकोनाजोल का 0.1%, मात्र 0.1% का घोल बनाएं और 500 लीटर घोल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़क दें। अगर ये रोग बना रहता है तो 10-12 दिन बाद एक बार और आप इसका छिड़काव कर दें, प्रोपेकोनाजोल। डॉक्टर साहब, एक इसी से जुड़ा सवाल, आपने जैसे पीले रंग के चूर्ण की बात की, कई बार बालियों में काले रंग का चूर्ण भी भर जाता है, तो वो अलग है या? जी बिल्कुल, वो क्या है? वो अलग है। उसको हम लोग स्मट बोलते हैं, जो कंडवा रोग है। कंडवा रोग होता है। इसमें क्या होता है कि जब
ये एक कवक से होने वाला रोग है और वो कवक बीज के अंदर बैठा होता है। जब किसान भाई बुआई करते हैं और बीज का उपचार नहीं किया तो उसके अंदर, बीज के अंदर जो कवक बैठा होता है वो धीरे धीरे पौधे के साथ साथ बढ़ने लगता है और कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते, किसान पहचान नहीं कर सकते। इसके लक्षण तभी दिखाई देते हैं जब बालियां निकल जाती हैं और उसमें दाने जो है काले रंग के चूर्ण के रूप में बदल जाते हैं। वहां पे जो कवक है उसकी बढ़वार ज्यादा होती है, उसके जो स्पोर होते हैं, बीजाणु होते हैं, वो काले रंग का चूर्ण बना लेते हैं। इसमें क्या होता है, पूरी तरह से बाली नष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है। हालांकि किसान भाई जानते हैं इसका बहुत ज्यादा अतिक्रमण नहीं होता, इक्की दुक्की बाली कहीं कहीं दिखाई देती है, तो उसको आप पॉलीथीन की मदद से ढक दें अच्छी तरह से और तोड़ के दूर ले जाएं खेत से, ताकि दूसरे पौधों पे इसके बीजाणु जो है ना जा पाए। अगली बार किसान भाई फसल अगर बोएंगे, आपको बड़ा आसान तरीका मैं बताता हूं। 4 घंटे के लिए आप गेहूं को पानी में भिगो के रख दें, फिर उसे बाहर निकाल लें, फिर उसे छांव में सुखा लें, इसके बाद बुआई कर दें तो आपकी एक कवक जो है नष्ट हो जाती है। क्योंकि जैसे ही हम पानी में 4 घंटे रखते हैं तो कवक का अंकुरण होता है, फिर दाना हम सुखा देते हैं, वो कवक मर जाता है। कुल मिला के ये बड़ा आसान तरीका है जिससे किसान भाई इस रोग से बच सकते। जी डॉक्टर साहब, ये तो आपने वाकई बहुत ही सरल सा तरीका बता दिया, हमारे किसान मित्रों के लिए बेहद उपयोगी। साथ ही आप सुन रहे कार्यक्रम किसान की बात। बस एक छोटा सा ब्रेक लेके जल्दी से हाजिर होते हैं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात और आज बात चल रही गेहूं की फसल की देखभाल के बारे में। हमारे साथ है डॉक्टर दिनेश कुमार जी। तो डॉक्टर साहब, अब आपसे जानना चाहेंगे कि जो गेहूं है उसमें कई बार जस्ते की कमी भी देखने को मिल जाती है, तो ऐसे में इस समस्या से कैसे निपटा जा सकता है? सबसे पहले तो इसे पहचाने कैसे, लक्षण क्या होते हैं? जी बिल्कुल किसान भाइयों, इसमें ऊपर की 2-3 पत्ती छोड़ के जो नीचे की 4थी 5वीं पत्ती होती है पूरी तरह से खुली हुई होती है, उसमें जस्ते की कमी के लक्षण आते हैं। भूरे रंग के, भूरे चॉकलेट रेड ब्राउन यानी चॉकलेट के रंग के भूरे रंग के धब्बे छोटे छोटे बन जाते हैं और वो फैल के पूरी पत्ती को सुखा देते हैं। जिंक सल्फेट 0.5% घोल का आप उसमें छिड़काव करें तो इसकी कमी से आप बच सकते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब ने बहुत जल्दी से बताया हमें कि किस तरह से हम इससे बच सकते हैं अगर जस्ते की कमी आपको दिख रही है। फिलहाल साथियों, उम्मीद है कार्यक्रम किसान की बात में आज आपने जो गेहूं की फसल के बारे में बात हुई है इसको बहुत अच्छे से जाना होगा, समझा होगा। डॉक्टर दिनेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। तो साथियों, आज के इस कार्यक्रम में आपने उम्मीद है काफ़ी कुछ सुनी लिया। रेडियो रिपोर्ट के बारे में आपने जाना। एक बार फिर से आपको हम विश्व रेडियो दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। आपसे विदा लेने की अनुमति हम चाहेंगे। मैं आरती और मैं रजनीश आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हमारा